नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी। हम आज बात करेंगे इसके बारे में क्या हमारा जो आयु होता है और गुड हेल्थ होता है, मेंटली, फिज़िकली फ़िटनेस जो होता है, वो क्या हमारे जीन से होता है। जीन से मतलब हम हमारे जैसे पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, उनकी बीमारी हम अपने जीन से हमको ट्रांसमिट होता है या हमारे हाथ में रहता है। मतलब हमारे जीवन शैली जिसको लाइफस्टाइल कहते हैं, हमारे लाइफस्टाइल में हम उसको हमारे स्वास्थ्य हमारे काबू में रहता है कि नहीं, या हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो हमारे को किस्मत में मिला है या जो हमको मुकद्दर में मिला है, आम भाषा में हम उसको मुकद्दर कहेंगे कि भाई हम, और जीन्स कहेंगे साइंटिफिक, इसमें से सब कुछ जेनेटिक है। जेनेटिक से हमारी बीमारियां भी और हमारी जो आयु है। तो और आजकल क्या हो रहा है, जैसे जैसे मेडिकल एडवांसेस हो रहे हैं वो उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। वो ऐसे इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं जिसमें कि लगता है कि सब हम सेलुलर लेवल, जेनेटिक लेवल्स होता होगा, काफ़ी कुछ कंट्रोल हो सकता है, पर वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है। इतना क्या होता है कि थोड़ा सा रिसर्च होता है और उसका फिर बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता है। आजकल मीडिया भी ले लेते हैं, फिर साइंटिस्ट लोग भी हाइप करते हैं क्योंकि उनको रिसर्च ग्रांट मिलता है। तो ये तो खैर, ये एक्चुअली स्लो रिसर्च रहता है, बहुत टाइम लगता है ये सब जो फंडामेंटल रिसर्च हो रहे हैं। और अभी जैसे अभी नए आए हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज जिसको हम पहले समझते थे, जैसे सबसे बड़ा समस्या अभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रहा है, हमारे मोटापा बढ़ रहा है, ओबेसिटी, जिसको ओबेसिटी क्राइसिस आ रहा है। तो हम ऐसा देखा जाए तो ओबेसिटी, आपने भी देखा, हमारे टाइम के लोग भी बताएंगे कि हम जब स्कूल में थे तो हमारे पूरे स्कूल में शायद एक दो या तीन चार लोग होंगे जो ओबीस होते थे। मेजॉरिटी अपने नॉर्मल हाइट वेट कंट्रोल में रहता था। आज के स्कूल में आप जाएंगे तो स्कूल एज से आपको दिखेगा, चाइल्डहुड से दिखेगा। तो ऐसा अगर हमारे मुकद्दर रहता तो उस टाइम भी मुकद्दर था, अभी भी मुकद्दर है। जीन उस टाइम भी था, अभी भी जीन है। अभी बदला क्या? बदला यह कि खान पान ज़्यादा हो रहा है और हम बैठे ज़्यादा है। बचपन से हमारे जो स्पोर्ट्स है, आप देखेंगे हमारे जनरेशन में हम दिन भर बाहर भागते थे, खेलते थे, संडे को तो घर में रहते ही नहीं थे। आजकल क्या है कि स्कूल से इतना प्रेशर है, कोचिंग जाना, क्लास अटेंड करना, ये करना, तो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम हो रहा है। और इकोनॉमिक ग्रोथ से खाने का क्वांटिटी बढ़ रहा है, जो कि होम कुक्ड फूड नहीं है, जो कि बाज़ारी खाना है, जिसको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। आइसक्रीम है, शुगर है, ड्रिंक्स है, जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। केक्स है, पेस्ट्रीज है, हमेशा बर्थडे सेलिब्रेट हो रहे हैं। तो मोटापे का तो ये लाइफस्टाइल नहीं हुआ तो क्या हुआ? क्योंकि अभी हमें इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो जब से ये एंटी ओबेसिटी दवाइयाँ आ गई है, आपको मालूम है, वेट रिड्यूसिंग दवाइयाँ आ गई है, तब से मार्केटिंग तो बहुत ज़्यादा है। ये तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हो रहा है, क्योंकि पैसा भी है लोगों को ओवर ईटिंग करने का, फास्ट फूड करने का, और ये दवाई शॉर्टकट समझेंगे लोग। तो ठीक है, दवाई हो सकता है कि कोई केसेस में ज़रूरत हो सकता है अंडर स्पेशलिस्ट सुपरविजन, पर यह ब्लैक मार्केट में बिकने का भी चिंता वाली बात है। और एक ये सब तो एक तरफ है, पर दूसरी तरफ ये है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स है या डॉक्टर्स है या कॉरपोरेट अस्पताल है, मैं देख रहा था, अभी दिल्ली गया था, अपोलो के बड़े बड़े अस्पताल के ऊपर लिखे हुए हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी। ओबेसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी आ रहा है अमेरिका में, यहाँ भी आ जाएगा अलग ही। तो उसमें क्या मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो आपका ओबेसिटी है, ये तो एक प्रकार से डिजीज़ है, ये आपके हाथ में नहीं है। कुछ केसेस में मानते हैं,
पर 80% केसेस में इट इज़ लाइफस्टाइल। कोई भी ओबेसिटी हो या कोई भी दूसरी बीमारी हो, लाइफस्टाइल है। और 20% जीन का इफेक्ट होता है। पर लाइफस्टाइल, आपको जीवन शैली आपके हाथ में है, आपके हाथ में। और ये दवाई क्या है कि भाई वो आप अपने को सरेंडर कर दिया, डॉक्टर के हाथ में कर दिया। और ये दवाई के भी दुष्प्रभाव वगैरह अभी नए नए आए हैं, अभी से दुष्प्रभाव है। हर दवाई का रिस्क रहता, मैं नहीं कह रहा कि इसी के है। बेसिकली ये डायबिटिक्स के लिए ये दवाई बनाए थे, एंटी डायबिटिक है। और पता चला कि इससे वेट रिडक्शन भी होता है। उसके बारे में हम बात करेंगे कैसे होता है। वो चीज़ आप अपने संयम से भी कर सकते हैं। जो जिस मैकेनिज्म से ये ड्रग काम करता है वो हम खुद थोड़ा ट्रेनिंग करके हम ओवर ईटिंग अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली ये दवाई ऐसे हैं, GLP-1, इसके जो मॉन्जोरो और ओजेम्पिक वगैरह कई ऐसे आ रहे हैं कि ये आपका माइंड को बता देता है कि आपका पेट फुल है, तो आपका एपिटाइट ही चला जाता है। और एक एक हफ्ते तक काम करता है इसका असर। और आपको भूख ही नहीं लगेगा। आपका फिर क्या होगा कि पेट आगे नहीं जाएगा। कई बार पेट का पैरालिसिस हो जाता है, तो वो उल्टी आएगा कहाँ से, कई इसके साइड इफ़ेक्ट्स। और सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी रिपोर्टेड आ रहे हैं। सबसे सीरियस आया है कि अंधापन भी हो गया है, रेटिनल ब्लाइंडनेस, रेटिनल क्लॉट, जो कि इरिवर्सिबल टाइप है। तो ये बड़ा चिंता वाली बात है। फिर गॉल स्टोन्स, पैंक्रियाटाइटिस, ये सब आ रहे हैं। तो ये आप एक प्रकार से ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं कि जो नया रिसर्च है, फिर फार्मा इंडस्ट्री है, फिर मीडिया है, फिर एक स्पेशलिटी बन जाएगा। तो और बहुत बड़ा ये होगा, क्योंकि जैसे अमेरिका में आज के तारीख में 60% लोग ओवरवेट हैं। इंडिया का मिडिल क्लास भी वो लेवल में आ गया है। तो बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है। ठीक है, मार्केट बन रहा है, वो अपना पर्सनल चॉइस है। पर ये मार्केट में कुछ ऐसे मैसेज दिए जा रहे हैं कि ये तो बीमारी आपके हाथ में नहीं है, आपको तो इसका इलाज करना है। पर ये इसका आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये अंधेरे में तीर है। ये ड्रग्स नए हैं, कॉस्ट तो बहुत है, पर आजकल पैसा बहुत है लोगों के पास। जो लोग ओवरवेट होते हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं रहती है। तो जब ठीक है, वो बात अलग है। पर साइड इफ़ेक्ट्स फिक्र वाली बात है, साइड इफ़ेक्ट्स फिक्र वाली बात है। और इसमें क्या है, आपका जो इन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ भी चला जाएगा। क्योंकि खाना आप इन्जॉयमेंट के लिए लेते हो, तो अभी आपको इतना ये दवाई का ये हो कि आपको खाना देख के उल्टी आएगा, माने ये, क्योंकि आपका एपिटाइट सप्रेशन टाइप है एक प्रकार से। खैर, ये एक तरफ इसका हम बात। हमारा विवाद चालू कैसे हुआ था कि क्या हमारे हाथ में है अपना हेल्थ, अपना आयु, अपना डिजीज़ फ्री लॉन्ग लाइफ। तो ऐसे कुछ लोगों ने शोध करना चालू किए थे। एक जोग्राफिक एपिडेमोलॉजी बोल के एक ये इसके बारे में मेरे को काफ़ी पहले थोड़ा सा ये हुआ था, जानकारी हुआ था, बहुत हल्का सा। मैं जाता था विजिटिंग प्रोफेसर थाईलैंड में, वहाँ पे साल में हर साल जनवरी में कई बड़े ये होते थे एकेडमिक कल्चरल इवेंट्स। तो वहाँ पे मैं उनके गेस्ट बन के जाता था। तो एक प्रोफेसर आए थे, मेरे को मिले थे यूरोप से, काफ़ी कंट्री से लोग आते थे, यूरोप, रसिया, यूके, फिर पूरा साउथ ईस्ट एशिया। तो एक हमारे एक कॉन्फ्रेंस में, पब्लिक हेल्थ का कॉन्फ्रेंस में, एक हमको एक्सपर्ट मिले थे, उनका नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, एल्बर्ट कुछ था, ऑस्ट्रिया से आए थे वो उनका स्पेशलिटी क्या था, जोग्राफी एपिडेमोलॉजी, जोग्राफिक एपिडेमोलॉजी। तब मैंने पहली बार सुना था कि ये जोग्राफी यानी भूगोल। भूगोल हम पढ़ते थे स्कूल में, एक तरफ रख देते थे, अपना पब्लिक हेल्थ एक तरफ। तो ये कंबाइन करके, मैं भी एपिडेमोलॉजी में ट्रेनिंग किया है, जो कि पॉपुलेशन लेवल में डिजीज़ का फैलाव देखता है। महामारी से चालू हुआ था, ये महामारी विज्ञान से चालू हुआ। बाद में पता चला कि दूसरी बीमारी आ गई, जो कि जैसे हार्ट डिजीज़ है या कैंसर है। इसके बारे में भी आप पैटर्न देख सकते हो, जोग्राफिकल पैटर्न देख सकते हो। तो हम तो ऐसे पर्सन प्लेस टाइम देखते थे वो। पर ये एक जोग्राफिक एपिडेमोलॉजी बोल के एक यूरोप में एक कोई यूनिवर्सिटी आया से, वो उसमें स्पेशलाइज किया था। उसके बाद ये काफ़ी साल पहले की बात है। अभी कुछ महीनों से या 4-6 महीने से हमने कुछ पेपर पढ़े
कुछ डॉक्यूमेंट्री भी आए हैं इसके ऊपर कि कुछ ऐसे एक रिसर्चर जो कि नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करते थे, रिसर्च करते थे। नेशनल ज्योग्राफिक का नाम आपने सुना होगा। नेशनल ज्योग्राफिक बहुत ही पुराना है, मैगज़ीन है, और इसके डॉक्यूमेंट्रीज भी आते हैं, आपने देखे भी होंगे। बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज पूरे वर्ल्ड के बारे में आते हैं, वर्ल्ड के लोग कैसे रहते हैं, क्या कस्टम है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब आता है, पूरा ज्योग्राफी आता है, पूरा ज्योग्राफी आता है, बड़े बड़े सेट्स होते हैं इसके। तो नेशनल ज्योग्राफी के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने रिसर्च करना चालू किया कि उन्होंने पाया अपने रिसर्च में, उनके फिर दिमाग में आया कि ऐसे वर्ल्ड में कुछ पॉपुलेशंस है, ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशंस है जो उसकी ऐसे 100 साल तक जीते हैं। एवरेज एज उनका 100 ईयर्स, 90, 100 के ऊपर तक जी रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये, फिर उन्होंने पूरा ग्लोब को देखा, नेशनल ज्योग्राफिक पूरा उन्होंने ट्रैवल किया, तो उनको ऐसे 5 जोन्स मिले, 5 एरियाज़ मिले पूरे वर्ल्ड में, सब कॉन्टिनेंट में। वो जापान से, ओकिनावा से लेके उनको इटाली में मिले कुछ ग्रुप्स, पूरे कंट्री में नहीं, पर उस कंट्री के अंदर थोड़े थोड़े ग्रुप्स थे। इवन अमेरिका तक मिले, यूएसए तक मिले, जो कि ऐसे ही इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल पूरे अमेरिका का है, पर उसमें भी एक ऐसा पॉपुलेशन है यूएसए में। लैटिन अमेरिका में मिला एक पॉपुलेशन। ऐसे 5 जोन्स मिले उनको, ऐसे पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जहाँ पे लोग 100 ईयर्स से ज़्यादा जीते हैं। और उनको फिर लगा कि ये, फिर उन्होंने एक और उनके स्टडी हाथ में आया, जैसे हम बात कर रहे थे ना, क्या हमारा हेल्थ और हमारा आयु, हमारा लॉन्जेविटी, वेदर हमारे हाथ में है या हमारे मुकद्दर में जो है जीन कह लो। तो उनके पास, उन्होंने एक स्टडी उनके हाथ में आया जिसमें बहुत बड़े सैंपल में किया था, ट्विन स्टडीज, डैनिश स्टडी। उसमें पता चला कि जो जीन का इफ़ेक्ट होता है हमारे क्रॉनिक डिजीज़ में और लॉन्जेविटी में, वो खाली 20% है। 80% हमारा जीवन शैली के ऊपर है, लाइफस्टाइल के ऊपर है। मतलब हम, अगर आप 20% को, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहेगा तो आप अपना वो 20% को आप 80% से दबा सकते हो। आपका लाइफस्टाइल बिकम द 80% कंट्रीब्यूशन। तो मतलब आपका जो मुकद्दर का, आप सिकंदर बन सकते हो। आप मुकद्दर पे नहीं छोड़ सकते कि अभी तो हम कुछ कर रहे हैं। आजकल वैसे ही हो रहा है, आजकल जो मैसेजिंग हो रहा है मेडिकल प्रोफेशन से या फार्मा प्रोफेशन से, यार ये तो आपका जीन है, आपके हाथ में नहीं है, आपकी क्या गलती है। ऐसे ही लोग पैसिव हो रहे हैं, गेम देखते हैं, खेलते नहीं है, सब कुछ पैसिव। तो इसमें भी वो अपना दिल को खुश करना, अपन ने तो नहीं है, चलो मेडिकेशन से हम कर लेंगे। तो ये एक मैसेज का कॉम्बिनेशन है कि जीन जीन आजकल फिर जेनेटिक मैनिपुलेशन के ऊपर भी रिसर्च हो रहे हैं कि जीन एडिटिंग कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो उसका भी एक इंडस्ट्री आ जाएगा फिर। पर इस बीच अभी पूरा रिसर्च तो हुआ नहीं है। इस बीच में उन्होंने ये जो नेशनल ज्योग्राफिकली जो स्टडी कर रहे थे, इन्होंने पाया कि लोग ऐसे ही अपने लाइफस्टाइल से ही 100 ईयर्स से ज़्यादा जी रहे हैं, और ये जो अपना मुकद्दर का सिकंदर बन सकते हैं, उसका भी हम एग्जाम्पल देंगे, उनके पेपर से ही हम देंगे। उन्होंने फिर पूरा स्टडी किया और 5 जोन्स किए, और उन्होंने फिर उस जोन में जाके पता किए, लोगों से इंटरेक्ट किए, स्टडी किया कि इन लोग के क्या सीक्रेट, क्या है, राज क्या है। तो इनके 9 पॉइंट्स मिले, इनको 9 सीक्रेट्स मिले, 9 राज मिले, जिससे कि जो कि कॉमन थे ये पूरे 5 पॉपुलेशंस जो कि पूरे दुनिया में बिखरे हुए हैं, एक दूसरे के 9 कॉमन थीम्स मिले, जिससे कि हम लोग भी अगर अपनाएंगे तो हम लोग भी इसमें अपना हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हैं काफ़ी, इन स्पाइट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बैड जीन्स, या मुकद्दर को हम सिकंदर बन सकते हैं। तो हम कुछ शेयर करेंगे इनके पेपर से, कुछ पॉइंट्स हमने निकाले हैं, तो हम अभी शेयर करते हैं। स्क्रीन ये था, हेरिटेबिलिटी ऑफ ह्यूमन लॉन्जेविटी, पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज़। ये जो स्टडी किया, इसमें पता चला खाली 20% ही हमारे इनहेरिटेंस है जीन्स का, 80% हमारे जीवन शैली पे है। तो इससे इनको आगे का ये मिला, लीड मिला कि फिर इन्होंने क्या स्टडी किया, इन्होंने जैसे
हम बता रहे थे, हमने ऐसे पिक्चर भी बहुत पहले आया था, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ, हमने मेरा ये जो हमारा थीम ये है, पर ये मुकद्दर का सिकंदर हम बन सकते हैं। 1978 में शायद ये पिक्चर आया था बहुत पहले, अमिताभ बच्चन का मुकद्दर का सिकंदर। मतलब जितने भी अपनी कमियां हैं, वो अपने किस्मत जो हमको मिला है, उसको हम मुकद्दर को सिकंदर का मास्टर, अपना डेस्टिनी का हम खुद मास्टर हो सकते हैं। हम तो हेल्थ में भी हम वैसा ये कदम ले सकते हैं। तो ये इनको ब्लू जोन्स यहाँ मिले इनको। एक ओकिनावा बोल के एक जगह है जापान में, फिर एक ग्रीस में इकारिया बोल के एक जगह है, सार्डेनिया में इटाली बोल के एक पॉपुलेशन है, फिर निकोया, ये कोस्टा रिका साउथ अमेरिका में एक जगह है जहाँ, और एक लोमा लिंडा यूनाइटेड स्टेट्स में है। यहाँ अक्सर लोग आराम से 100 साल के ऊपर अच्छे हेल्थ में जीते हैं। जीना एक अलग चीज़ है। जैसे आजकल का मेडिकेशन आपका लाइफ खींच लेगा काफ़ी एडवांसेस हुए, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका कमज़ोर रहता, आप डिपेंडेंट रहते, आप इंजॉय नहीं कर पाते। पर ये एक्टिव लाइफ है, इसके हम इन्हीं के पेपर से कुछ एग्जांपल्स देंगे। ये इनका जो शोध निकला, मैनी इंडिविजुअल्स हैव द कैपेसिटी टू मेक इट इनटू अर्ली 90s और 100 तक विदाउट क्रॉनिक डिजीज। ये 5 रीजन्स में 100 ईयर तक पहुंच जाते हैं, 90 साल तो आराम से पहुंच जाते हैं। और ये इनका फिर उन्होंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, राज निकाले हैं। तो ये इन्होंने काम चालू किया था नेशनल ज्योग्राफिक, लेड बाय डैन बूटनर, ये रिसर्चर का नाम है, टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ लॉन्जेविटी, डिस्कवरी ऑफ 5 प्लेसेस, इनको 5 जगह मिले पूरे वर्ल्ड में, वेयर पीपल कंसिस्टेंटली लिव 100 ईयर्स, डब्ड द ब्लू जोन्स, इनको वो ब्लू जोन्स नाम दे दिया। और इन्होंने फिर साइंस जर्नल में पब्लिश भी किया, पीयर रिव्यूड जर्नल में। और ये जैसे डैनिश स्टडी ने पहले ही बता दिया था कि 20% आपका जीन के ऊपर है, 80% आपके जीवन शैली पे है। तो ये फिर इन्होंने पूरा स्टडी किया, ये पूरे 5 रीजन्स में स्टडी किया और पब्लिश किया अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में। ब्लू जोन्स उनका नाम है पेपर का, आप देख सकते हैं, ये पूरा पेपर मिल जाएगा आपको गूगल सर्च करने से। लेसन्स फ्रॉम द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिव्ड, जो लॉन्गेस्ट लिव पॉपुलेशन थे, ये डैन ब्यूटनर जो मेन ऑथर थे और इनके को वर्कर थे सैम स्कीम। तो ये पूरा डिटेल इसी के पेपर से मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, 9 पॉइंट्स हम बताते हैं क्या सीक्रेट है। तो ये तो जोन आप अच्छे से देख लीजिए, ये देखिए दूर दूर है, पूरे वर्ल्ड में है। जापान में एक जगह है ओकिनावा, ग्रीस में इकारिया, इटाली में एक एरिया है सार्डिनिया, निकोया कोस्टा रिका में, और लोमा लिंडा यूएसए में, कैलिफोर्निया में। तो ये एरिया है। तो ये सीक्रेट्स निकाले हैं हमने, पॉइंट वाइज लिखे हैं, हम 2-2 शब्द इस पे बोलेंगे हर पॉइंट पे, पूरे पेपर में दिया है। सबसे पहला है इनका मूवमेंट। मतलब ये जो 9 रीजन्स में जो लोग इतना लंबा जीते हैं, सबका कॉमन क्या है, दे आर एक जगह नहीं बैठे रहते, मूव करते रहते हैं। और मूवमेंट मतलब फिजिकल एक्टिविटी, और फिजिकल एक्टिविटी मतलब ये नहीं कि जिम करना है या वेट उठाना है, ये उठाना जो आजकल वो भी एक मार्केटिंग ये बन गया। मतलब नॉर्मल घर के एक्टिविटीज़, घर में सब काम हाथ से करते हैं, कोई मशीन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, अपना जो भी क्लीनिंग शीनिंग खुद करते हैं, गार्डन में खुद गार्डनिंग करते हैं। और जैसे अगर सेडेंट्री काम है तो बीच बीच में उठ के घूमना फिरना, फिर बैठना। हम लोग का क्या है कि दिन भर हम बैठे रहते हैं, 1 घंटा जिम कर लिया, हो गया दिन भर का, और फिर हम बैठे रहते हैं। तो वो ऐसे नहीं करते हैं, वो उनका जो है, जैसे हम सांस लेते हैं वो मूव करते रहते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा जिम ज्वाइन किया या वेट किया, बहुत ही नॉर्मल एक्टिविटीज़, अपने पूरे हाथ पैर हिलाते रहना, हाथ पैर हिलाते रहना थ्रू आउट द डे। तो ये नंबर 1 सीक्रेट है इनका। दूसरा है कि एट अ ओल्डर एज, पर्टिकुलरली यंगर एज में तो हर किसी को पर्पस रहता है कि स्कूल में कॉलेज में आपको पर्पस रहता है एग्ज़ाम क्लियर करना, डिग्री लेना, फिर जॉब में एक पर। रिटायरमेंट के बाद लोग क्या होते हैं, बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो पर्पस ढूंढना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं हमारा सब कुछ लाइफ तभी पीछे रह गया। तो ये कह रहे हैं कि ये सबसे 5 जोन्स में एक चीज़ कॉमन मिला कि वो कभी नया नया चैलेंज ढूंढते रहते हैं, इवन इनटू ओल्ड एज।
कुछ नया कॉज ढूंढेंगे, नया कुछ इंटरेस्ट ढूंढेंगे, नया कुछ हॉबी ढूंढेंगे जिसमें वो लग जाते हैं। और उसको कहते हैं, जापान में इकिगाई कहते हैं, इकिगाई। अगर आपके पास 60 70 80 के बाद 90 100 तक सुबह उठ के क्या करना है आज, वो आपके पास जवाब है, तो आपका लाइफ का 7 years ऐड हो जाता है। अब ये देखना, ऐसे पॉइंट्स में 7 7 10 10 साल ऐड होते रहते हैं। अब इसमें आपका हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहेगा या आज के डॉक्टर्स से, जो कि अभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस हूँ, हंसने वाली बात नहीं है, कि नीट पीजी में -40 तक चला गया कट ऑफ। जो डॉक्टर 0 से भी कम नंबर ले रहा है उसको भी पीजी सीट मिल रहा है। तो उससे इलाज कराएंगे या आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करके 7 साल ऐड हो जाएगा। तो पर्पस इन लाइफ कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ आप सोशल वर्क कर रहे हैं वो पर्पस हो सकता है, कुछ एजुकेशन वर्क कर रहे हैं, वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं, या गार्डन अपना बना रहे हैं, गार्डनिंग, या कोई पेंटिंग चालू कर दिया अपने खुशी के लिए, कोई नया चीज़, तो नया चीज़ कुछ सीख रहे हैं आप, गाना, म्यूज़िक, तो आपके ब्रेन सर्किट बनते रहते हैं, और जो वो मेमोरी लॉस, एल्जीमर्स वगैरह से बचे रहते हैं। लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं, एक एज हो जाता है, ग्रो होना बंद कर देते हैं। तो ये पर्पस बहुत इम्पोर्टेंट है, रोज़ उठ के क्या करना है। अभी मैं, जैसे मेरा अभी 72 है, मैं ठीक है, मैं चलो रोज़ एक यूट्यूब बनाएंगे, मेरे को मालूम है मेरे को ध्रुव राठी नहीं बन पाऊंगा मैं, पर उससे नहीं, हम अपने एन्जॉयमेंट के लिए करते हैं, जो अच्छा लगे ना लगे किसी को, हम एंजॉय कर रहे हैं। तो उसमें एक पर्पस हो जाता है, कम्युनिटी एजुकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है। वो निष्कामा कर्मा जो है, निष्कामा, निष्कर्मा, निष्कामा कर्मा, निष्कामा कर्मा, जो गीता में, हमारे गीता में भी काफ़ी कुछ ऐसे लेसन है। फिर डीलिंग विद स्ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस होता रहता है, ओल्ड एज में भी कुछ बैड न्यूज़ आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उसके लिए क्या होते हैं, स्ट्रेस में हमारे हार्मोनल, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम केमिकल्स वो रिलीज होते हैं, जो कि कई बीमारियां कर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ बढ़ जाते हैं। तो ये सब के लिए उनके पास पहले से एक कोपिंग स्किल रहता है, सामना करने का ये रहता है। तो कुछ लोग मेडिटेशन में चले जाते हैं, जो मेडिटेशन जो पर्टिकुलरली जो ओकिनावा वाले हैं जापान में, वो करते हैं, वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, एंसेस्टर्स को एक प्रकार से। कुछ लोग प्रे करते हैं, कुछ लोग नैप करते हैं। इटाली में जो ये है, इकारिया में, वो दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर लिया तो स्ट्रेस दूर हो जाता है। और स्लीप से ऐसे ही अपने आप ही एंटी इन्फ्लेमेटरी है, हीलिंग पावर्स है, मेंटल फिजिकल हीलिंग दोनों हो जाते हैं, अच्छा स्लीप। तो अगर आप स्लीप का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और स्ट्रेस से कोप नहीं कर पाओ, या फिर रिक्रिएशन में चले जाते हैं। कोई स्ट्रेस आ जाए, हैप्पी आवर्स या रिक्रिएशन या सोशल मीटिंग। आपने देखा होगा, अगर आप कोई परेशान हो, आप ऐसे उठ के वॉक कर लो, गार्डन में वॉक कर लो, पार्क में, रास्ते में वॉक कर लो, तो फिजिकल एक्टिविटी से भी स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है। और नीचे जाने से आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जितने भी हार्मफुल केमिकल सब कम हो जाते हैं, तो आपका ऑर्गन डैमेज नहीं होता है। तो ये एक स्ट्रेस है। चौथा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल, अगर हम जैसे बात कर रहे थे एंटी ओबेसिटी ड्रग्स का, ये चल रहा है मार्केट। तो ये बिगर ड्रग्स के, अगर हम, जो जापान में एक कहावत है, कन्फ्यूशियस ने 2500 साल पहले बोला था कि हारा हाची बू, हारा हाची बू मतलब 80% ही आपका पेट भरना चाहिए। आप खाना बंद कर दो जब आपको लगे कि अभी 20% जगह है। और इसका बड़ा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी पता चला है, क्योंकि पेट से इम्पल्सेस जाते हैं ब्रेन में, तो ब्रेन बोलता है कि अभी खाना बंद करो, अभी सैटिस्फैक्टरी सेंटर, और इसमें थोड़ा गैप रहता है ब्रेन और स्टमक के बीच में, तो उसमें, उस गैप में हम थोड़ा ज़्यादा हेल्पिंग ले लेते, ज़्यादा खा लेते, और हमारे यहाँ जब तक डकार नहीं आई खा लेते। तो उसमें हर बार थोड़ा थोड़ा ओवर ईटिंग हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर इसका लिए आपने मार्जिन रखा है कि 80% हम पूरा पेट भर के नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ये रखेंगे, तो वो करेक्ट फूड इनटेक है, और उसमें कभी ओबेसिटी नहीं होगा। और GLP-1 ड्रग क्या करते हैं, वो यही मैसेज, वो GLP
एक्चुअल बॉडी प्रोड्यूस करता है GLP-1, ब्रेन और स्टमक से होता है। जब हम खाना खा लेते हैं, पेट भर जाता है, तब GLP-1 आता है कि अभी पेट भर गया, पर उसका इफेक्ट 1 घंटे तक ही रहता है जो बॉडी बनाता है। और ये जो ड्रग्स बनाए इन्होंने, GLP-1 एगोनिस्ट जिसको कहते हैं, इंजेक्शन देते हैं, 1 हफ्ते तक इफेक्ट रहता है। इसीलिए आपको 1 हफ्ता पेट भरा भरा ही लगेगा, आपको भूख का दिल ही नहीं करेगा और आपका वेट कम होगा, बट यू लूज द इंजॉयमेंट ऑफ ईटिंग। तो आप अगर ये अपना सेकंड नेचर कर लोगे प्रैक्टिस कर करके, तो आप जैसे सांस लेते उतना आपका खाने का आइडिया हो जाएगा कि अभी मेरे को इससे ज़्यादा नहीं खाना है, थोड़ा खाली रहने दो पेट, हर मील में, हर मील में। तो उसमें आपका क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बाहर से एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और आपका खाना का भी ऊपर ये नहीं आया, एवर्जन नहीं रहेगा, या खाना देख के आपको उल्टी नहीं आएगा, जो कि ये दवाई लेने से आता है, क्योंकि वो आपका एपिटाइट किल कर देता है। तो ये मील्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट और ये दो चीज़ मिला के। फिर डाइट टेंडिंग टूवर्ड्स वेजिटेरियन फूड्स, मीट वगैरह हफ्ते में 1 या 2 बार लेना है। यूजुअली इंडियंस मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं और मीट भी लेते हैं, तो रोज़ नहीं लेते हैं, जैसे वेस्टर्नर्स क्या करते हैं, तीनों मील में मीट लेते हैं। तो ये जितना वेजिटेरियन फूड लेंगे, क्योंकि ये पांचों ब्लू जोन्स में उनको अपने रिसर्च से पता चला कि मोस्टली ये वेजिटेरियन ये लेते हैं ज़्यादा, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और प्लांट बेस्ड, बीन्स प्लांट बेस्ड, ऑयल वगैरह अनसैचुरेटेड ऑलिव ऑयल वगैरह जो भी है उनके। फिर क्या है, वाइन, वाइन काफ़ी वहाँ पे थोड़ा लेते हैं, मतलब काफ़ी मतलब नहीं लेते हैं, कई जगह जैसे ग्रीस हुआ, वेस्टर्न एरिया जो हुआ, वहाँ पे वाइन का ये है, उन लोग का कल्चर है, ग्रेप्स वगैरह बहुत होते हैं, अंगूर वगैरह। तो वाइन में क्या मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, जो कि आपके फ्रूट्स में भी है। तो फ्रूट प्रोडक्ट्स, मैंने आपका फ्रूट प्रोडक्ट्स कमर्शियल नहीं लेना है, कमर्शियल में शुगर कंटेंट ऐड करते हैं, नॉर्मल फ्रूट्स, और फ्रूट से उन लोग वाइन वगैरह बनाते हैं, यूजुअली ग्रेप से ही बनाते हैं। तो वो एक्चुअली वहाँ पे कल्टीवेशन काफ़ी होता है, ग्रीस वगैरह में, मेडिटेरियन में। तो वहाँ पे एक वाइन क्या 1 या 2 पैग लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। उससे आपका एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलता है और अल्कोहल का हार्म भी नहीं होता। ये कहते हैं कि बिंज ड्रिंकिंग नहीं करना है, कि जैसे लोग क्या 5 दिन कुछ नहीं किया, सैटरडे संडे पूरा मतलब एकदम बिंज ड्रिंकिंग किया अपना, रात लेट नाइट तक, वो नहीं, उससे हार्म होता है। तो बेस्ट है, हम बोलेंगे, जो ज़रूरी नहीं है, हमारे वाइन वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, वहाँ का कल्चर है, और कई जगह कुछ एडवेंटिस्ट वगैरह हम लोग वाइन भी नहीं लेते हैं। तो फ्रूट्स के हेल्पिंग्स ज़्यादा लेना है, ग्रेप्स है, और भी कलर्ड फ्रूट्स, जो भी फ्रूट्स, फल वगैरह, फल और सब्जियाँ। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल नेटवर्क, हमारा एक सोशल सर्कल होना चाहिए, उठना बैठना, या तो ग्रुप होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट, या फेथ। फेथ मतलब कोई लोग रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, चर्चेज होते हैं, ये होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, उसमें एक सोशल नेटवर्किंग होता है, भगवान आए ना आए पर लोग एक दूसरे से मुलाकात हो जाता है। उससे बड़ा आपको ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, कई हार्मोन्स बाद में स्टडी से आए। इन लोग तो ऐसे ही, इनका लाइफस्टाइल ही ऐसा है, और ऐसे इन लोग काफ़ी सालों तक, हंड्रेड्स के ऊपर जी रहे हैं, ऐसे इनका लाइफस्टाइल है। कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स का ग्रुप हो सकता है, गोल्फर्स हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, गेट टुगेदर हो सकते हैं, और अभी और सभी उस ग्रुप में है, तो लगता है कि एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलता है। 8वां दिया है कि फैमिली, फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, स्ट्रेस के भी होता है, और फैमिली टाइम निकालना है, लव्ड वंस फर्स्ट। और अभी हमारे को यही सब में स्ट्रेस आ रहा है, फैमिली में टाइम नहीं मिला है, बच्चे से कोचिंग ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, वो बिजी है, जो वर्किंग मदर है, वर्किंग फादर है, वो बिजी है कैरियर में, और फैमिली में इकट्ठे मील्स नहीं ले रहे, इकट्ठे सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। तो बीच बीच में फैमिली वेकेशन, फैमिली ओकेजन्स, फैमिली सेलिब्रेशंस, और इनको हमेशा फैमिली प्रायोरिटी होना चाहिए। इनके जो लाइफस्टाइल है, ये बता रहे, इन्होंने खाली स्टडी किया है, इनके जो कॉमन 9 फैक्टर्स मिले हैं ये पांचों ब्लू जोन्स में, फैमिली सपोर्ट।
और हस्बैंड वाइफ गुड रिलेशंस, इंटीमेट। उसमें क्या है कि आजकल उसमें भी स्ट्रेसफुल हो गए, कंपटीशन में रहते हैं सब। और नाइन्थ पॉइंट है राइट ट्राइब। ट्राइब माने झुंड। आपके जो ग्रुप है वो पॉजिटिव वाले साथ रहेंगे, तो वो पॉजिटिव वाइब्स जाते हैं। कोई गेम में इंटरेस्ट है, कोई क्लब में इंटरेस्ट है सब, या कोई एसोसिएशंस है। क्योंकि अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ मिलोगे, जो अल्कोहल ले रहे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जो इनएक्टिव है, तो आप भी इनएक्टिव हो जाओगे। आप अपने एक्टिव लोगों के साथ रहोगे तो आपकी भी एक्टिविटी बढ़ते रहेगा, आपको भी एक दूसरे से उत्साह मिलेगा। मैं अपना एग्जांपल देता, मैं आज से 25 साल पहले मैंने पूना में आया था। मैं स्विमिंग करता था जाके अपने क्लब में। तो वहाँ पे उस टाइम मेरा उम्र 45 ईयर्स था या 46 ईयर्स था। तो एक बहुत एल्डरली, सबसे एल्डरली आता था, मेरे को लगता था ये तो बहुत ही एज है इसका। मैंने उनका एज पूछा था तो वो बोला 71 ईयर्स है। मेरा ये तो बहुत एज है। अभी मैं कुछ दिन पहले फिर मिले वो सज्जन हमको। बीच में मैं कुछ, मेरे को प्रॉब्लम हुआ था आई तो बीच में मेरा इंटरप्ट हो गया था, तो फिर से मैंने चालू किया कई सालों बाद। तो फिर से मेरे को मिले, फिर वही वही सज्जन मिले हमको। और वो 20 साल 25 साल पहले जैसा देखा तो ऐसे ही दिख रहे थे। तो मैंने फिर पूछा, सर आपका एज कितना है? बोलता है 91 ईयर्स है। अरे मैंने बोला यार 20 साल पहले, अभी मेरा 71 हो गया, 72 हो गया। तो मैंने बोला सर, मैं जब 50 का था या 50 से कम उम्र था तब आपसे उम्र पूछा था तो आपने 71 बोला था। मैं लगा ये तो बहुत एज है। अभी मेरा 71 हो गया और आप 91 बोल रहे हैं या 95 ऐसा कुछ बोला 90s में। तो अभी मेरे को लग रहा है मैं यंग हूँ। और वो उनका स्विमिंग देख के इतना स्मूथली स्विमिंग कर रहे थे, 1 घंटे किया, तो मेरे को लगा कि यार हम तो बहुत यंग हैं। तो ऐसे अगर ग्रुप हो तो आपका हेल्थ इम्प्रूव होता रहता है। अच्छा, एक इन्हीं के ये पेपर से, जो ब्लू जोन पेपर छपा है जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में, एक केस रिपोर्ट है। एक कोई इकारियन इकारियन ग्रीस में जो ब्लू जोन है, वहाँ का कोई एक, उसका नाम था स्टैमेटिस मोराइटिस, ग्रीक नाम है। ये अमेरिका आ गया 22 साल जब उसका उम्र था, अपना ब्लू जोन छोड़ के अमेरिका में आ गया, अपने कैरियर के लिए आ गया, कैरियर अमेरिकन ड्रीम। और पेंटर था, काफ़ी पैसे बना लिए, घर खरीद लिया, शादी हो गया, 3 बच्चे हो गए। पर जब उसका उम्र 66 ईयर्स था तब उसका टर्मिनल लंग कैंसर हो गया उसको। और टर्मिनल लंग कैंसर बहुत कम ही लोग बचते हैं ज़्यादा दिन, 1 आध साल से ज़्यादा नहीं बचते। तो उसने क्या सोचा कि अभी हम ऐसे अमेरिका में क्यों हम आखिरी दिन बिताएंगे, हम अपने होम टाउन में वापस जाते हैं जो ब्लू जोन में था, इकारिया में। तो वो अपने घर वापस चला गया, अपने पेरेंट्स के पास। और वहाँ पे फिर वो अपना उधर का हवा और वहाँ का जो फ्रूट्स वगैरह लेने लगा, वेजिटेरियन डाइट लेने लगा, मेडिटेरियन डाइट। और फ्यू मंथ्स के बाद उसने बोला चलो थोड़ा गार्डनिंग कर लेते हैं। जैसे हम है ना, वहाँ लोग एक्टिव रहते हैं, अपना गार्डन में खुद काम करते हैं। तो उन्होंने फिर कुछ सब्जियां भी लगाए और वो सोचा यार अब तो मेरे को तो ज़्यादा दिन बचना नहीं है, चलो लगा देते सब्जी और कोई खा लेगा। पर वो ऐसे करते करते उसको 1 साल 2 साल करके करते 37 ईयर्स हो गए और अभी तक वो जिंदा है। उस टाइम जब 2016 तक और उसका वाइन यार्ड बन गया, उसका अंगूर की खेती हो गई और 200 लीटर वाइन हर साल उत्पादन हो गया। मैंने 66 ईयर्स में उसको बोला टर्मिनल लंग कैंसर, और वो अमेरिका छोड़ के आया जहाँ की बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट ये, अपना वो छोटा सा ब्लू जोन में चला गया और अपना सोचा अभी तो हम आखिरी दिन आ गए। पर वो अपना काम में लग गया। और उससे पूछे भाई तेरा सीक्रेट क्या है, बोलता मैं मरना ही भूल गया, आई फॉरगॉट टू डाई। ये देखिए। तो ये अभी ये केस इंटरेस्टिंग है, लंग कैंसर टर्मिनल है। देखिए, मेडिटेरियन डाइट वही डाइट होता है जो हाईली वेजिटेरियन डाइट होते हैं, फ्रूट्स नट्स और ये वो काफ़ी कम खाते हैं। तो ये अभी ऐसे केसेस में रिसर्च करना चाहिए मेडिकल प्रोफेशन को। अभी पिछले साल शायद नवजोत सिंह सिद्धू का वाइफ भी ठीक हो गया था, डाइट से, कैंसर था। हालांकि उसने भी ट्रीटमेंट कराया था, इसने भी ट्रीटमेंट कराया था। ये पहले अमेरिका में ट्रीटमेंट कराया, जब उनके डॉक्टर्स ने बोला आपको टर्मिनल है तो वो याद आ गया। और ये इस डाइट पे वो 37 ईयर्स जी गया, अभी भी जी रहा है। जब तक ये पेपर लिखा 103 साल हो गए उसको,
अपना काम किए जा रहा है। और जब नवजोत सिंह सिद्धू का वाइफ का जब स्टेटमेंट दिया था तो काफ़ी लोग ने हल्ला चालू कर दिया, आईएमए ने हल्ला चालू कर दिया, ये मिसगाइड हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं, देखिए एक केस दो केस से हम कुछ नहीं नतीजा निकालेंगे, पर ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग 100 ईयर्स के ऊपर जी रहे हैं। आप कैंसर क्या होता है? कैंसर सेल्स होते हैं जो कि रोज़ हमारे बॉडी में कैंसर सेल्स बनते हैं, क्योंकि हमारा जैसे बहुत बड़ा फैक्ट्री है बॉडी है, बहुत सारा, अगर कोई जूते का फैक्ट्री है तो कुछ जूते डिफेक्टिव निकलेंगे, तो ऐसे कुछ सेल्स हमारे डिफेक्टिव हो जाते हैं, इतना प्रोडक्शन होते हैं हमारे सेल्स के, नए सेल्स के, और उसको जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, हमारा बचाव शक्ति, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर कुछ ऐसे कई बार हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है तो कैंसर ऊपर आ जाता है। एक एक ये मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, पर ये इम्यूनिटी से काफ़ी रिलेटेड है कैंसर का। तो दूसरा एक हमको और फिक्र है कि अभी कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, अर्ली डायग्नोसिस हुआ कैंसर का। अच्छी बात है, अर्ली डायग्नोसिस में शायद कई कैंसर अच्छे हो जाते हैं, पर कहीं गलत डायग्नोसिस ना हो, क्योंकि बॉडी हमेशा कैंसर सेल्स बनाता है। एआई इतना सेंसिटिव होगा, कहीं नॉर्मल लोगों को चिंता में ना डाल दे। क्या हम कह रहे हैं, ये सब पॉइंट्स रिसर्च के लिए है कि कैंसर के ऊपर और रिसर्च होना चाहिए, और लाइफस्टाइल से अगर कोई कैंसर ठीक हो रहा है इसके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। अभी रिसर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे रिसर्च करने लगेंगे तो फार्मा कंपनी का फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर ड्रग्स बहुत कॉस्टली आते हैं। होता होगा, फ़ायदा होता होगा, पर अगर लाइफस्टाइल से जो ठीक हो रहे हैं उनके ऊपर और रिसर्च होना चाहिए। मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पर ये देख के मेरे को लगा कि ये ऐसे केसेस आते हैं। ये केस पब्लिश्ड है इसी पेपर में। एक और हम एग्जांपल देंगे इसी पेपर से। एक 95 ईयर्स के ये थे, एल्सवर्थ वेयरहाम, ये भी ब्लू जोन में रहते थे। वो अपना बगीचे में एक वो बैरियर लगाना चाहते थे, लकड़ी का फेंस। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से बात किया तो उसने बोला $6000 लगेंगे, तो उन्होंने बोला मैं खुद बना लूँगा। 95 ईयर्स में वो खुद खुदाई चालू कर दिया, अपने बगीचे में कारपेंट्री चालू कर दिया, लकड़ी का फेंस बना दिया। 3 दिन बाद वो अस्पताल में पहुंच गए। आप लोग सोचेंगे कि 95 ईयर्स में ओवर एग्जर्शन किया तो शायद बीमार हो गए, नहीं, वो सर्जन थे, 95 ईयर्स का सर्जन है। देखिए, वो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा था, और वो ऐसे महीने में 20 सर्जरी कर लेते हैं। तो देखिए कितना एक्टिव है, गार्डन में खुदाई भी कर रहे हैं, 95 ईयर्स में सर्जरी भी कर रहे हैं। तो ये इनका जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली से है, और सभी लोग ऐसे जीते हैं। और ऐसा नहीं, उन्होंने बताया कि ये जो 5 जोन्स है, यहाँ पे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ब्लू बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, इसलिए कहीं नाम नहीं आता है। खाली डाइट और मूवमेंट, मेंटल हेल्थ आता है, सोशल हेल्थ आता है, और फिजिकल हेल्थ आता है। और WHO का जो डेफिनेशन होता था पहले हेल्थ का, उसका डेफिनेशन आज भी वही है। WHO के जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हेल्थ इज डिफाइंड एज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट एब्सेंस ऑफ डिजीज। डिजीज लास्ट में आता है, एब्सेंस ऑफ डिजीज लास्ट में आता है, पहले आता है कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। तो यही चीज़ ये कर रहे हैं ब्लू जोन में। फिजिकल में एक्टिव रहते हैं, दिन भर मूवमेंट रहता है, अपना गार्डनिंग कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं हाथ से। मेंटल हेल्थ है, उनका जो फैमिली लाइफ अच्छा है, एक एसोसिएशंस है, सोशल कोहिजन है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्कल, और मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। फेथ है, कोई एक बिलीफ है, कोई एक पर्पस इन लाइफ है, एक मकसद है, उससे मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है। कुछ ना कुछ करते रहते, चैलेंजेस नए सीखते रहते हैं, तो मेंटल हेल्थ होता है। सोशल हेल्थ आपका ग्रुप्स है, एसोसिएशंस है, जो एक क्लोज नेट है। तो ये हेल्थ WHO पहले ही स्टार्ट किया था, पर आजकल ये चीज़ की तो WHO बात ही नहीं करता, फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ का। आजकल क्या बात करता, अगला महामारी कब आएगा, अगला ये आएगा, वैक्सीन इकट्ठे कर लो, ये इकट्ठे कर लो, पैंडेमिक टीटी बना लो। अरे भाई, ये सब की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये करे तो। खैर, ये शोधकर्ता ने और शोध किया, और उन्होंने बोला कि ये जो ब्लू जोन वाले, ब्लू जोन में ही ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको वातावरण चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। तो उन्होंने फिर बोला कि हम बाकी इसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं ऐसे ब्लू जोन्स। तो उन्होंने बोला कि हर आदमी का एक लाइफ रेडियस होता है, मतलब एक
एक सर्कल होता है, जहाँ जहाँ वो इंटरेक्ट करता है, इंटरफेस होता है, वहाँ पे अगर ऐसे एनवायरनमेंट बना दिया जाए तो हर कोई ब्लू जोन जैसे लाइफस्टाइल अपना सकता है और हर किसी का हेल्थ इंप्रूव हो सकता है। अभी देखिए हमारे यहाँ, अभी हम बाहर जाएंगे, हम वॉक करेंगे, साइकिल करेंगे, जगह नहीं है, इतना ट्रैफिक है, साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, पेवमेंट वॉक तो हम कर नहीं सकते। खाना चारों तरफ, हम रेस्टोरेंट में जाएंगे तो सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड है या ज़्यादा मसाला है, जो भी है। तो ऐसे उन्होंने कहा कि ये उन्होंने आइडेंटिफाई किया, तो सबसे पहले बोला ये तो पॉलिसी, एक तो पॉलिसी होता है जो हमारे फूड पॉलिसीज़ है, जो ऑथोरिटीज़ है, फूड ऑथोरिटीज़, वो हेल्दी फूड और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और जो फास्ट फूड है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, शुगर सॉल्ट और ज़्यादा कलरिंग मैटर वगैरह है जिससे हानिकारक है, उस पर थोड़ा रोक लगाना चाहिए। तो ये पॉलिसी लेवल में है, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्या है, जितने जो फूड इंडस्ट्री वाले हैं जो फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो खाना तो है नहीं, वो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, वो सब काफ़ी गवर्नमेंट लॉबिंग काफ़ी रहता है उनका, और वो डिक्टेट करते हैं पॉलिसी। तो यहाँ पे से स्टार्ट करना चाहिए कि वो 5 जोन्स में ऐसे अल्ट्रा प्रोसेस फूड वगैरह कुछ नहीं है, नेचुरल फूड लेते हैं वो। तो फूड पॉलिसी लेवल से, फिर स्कूल एक मेजर ये है, क्योंकि आजकल बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो स्कूल कैंटीन में आप देखेंगे सब अल्ट्रा प्रोसेस फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। फिर स्कूल का कल्चर ऐसे हो गया, स्कूल टीचर बच्चे सब बर्थडे मनाते हैं तो रोज़ केक पेस्ट्री, किसी ना किसी का बर्थडे होता, वो हैबिट चेंज करना। स्कूल के बच्चे को ब्लू जोन आप पढ़ाओ, वो जल्दी सीख जाते हैं और लाइफ लॉन्ग हैबिट फॉर्म करेंगे। तो स्कूल, फिर आपका जो चर्च है, टेम्पल है, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहाँ पे आपका फेथ जो है, वहाँ पे एक कल्चर बनाओ, उसमें क्या है, इंटरफेथ कोहेजन होना चाहिए, सोशल कोहेजन होना चाहिए। अभी क्या होता है, लोग एक दूसरे के बीच में फूट डालने में लगे रहते हैं, उससे आपका भी हेल्थ खराब होता है, अगले का भी हेल्थ खराब। इंटरफेथ, फेथ शुड बी यूज इन कंस्ट्रक्टिव मैनर, नॉट बाय एक दूसरे को आप ब्लेम लगा रहे हैं, इतिहास में क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, उससे आपका कड़वापन आता है, और कड़वापन में दूसरे को, दोनों को ही नुकसान होता है जो कड़वापन फैलाता है। अभी देखिए मुकद्दर का सिकंदर बनो ना, अभी जीन को आप ब्लेम कर रहे हैं, फिर आप ब्लेम कर रहे हैं कि 100 साल पहले कुछ हमारे साथ क्या हुआ था, ये तोड़ा, अभी हम इसको तोड़ के फिर से बनाएंगे। वो कुछ नहीं, वो तो हो गया है, अब वो जाने दो उसको, आप अपना सिकंदर आज के तारीख से बनो। तो ये इससे, ये फेथ से सोशल कोहिजन होना चाहिए, सोशल फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। अभी पैंडेमिक में भी फ्रैक्चर कर दिया था, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, लॉकडाउन, वो सब अनसाइंटिफिक था, उससे हेल्थ और ख़राब हो गया। जिसका पॉजिटिव है उसको आइसोलेट कर दिया, वो ऐसे बीमारी से जितना नुकसान नहीं हुआ, वो मेंटली सोशली वीक होके, बीमार होके, इम्यूनिटी कम होके उसका कंडीशन ख़राब हो गया। स्टोर्स, जो आपका किराना स्टोर है, जो फूड स्टोर है, वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स, हेल्दी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। जैसे हम बार बार कह रहे हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स मार्केटिंग, इसके ऊपर ये पॉलिसी से स्टार्ट होता है। फिर वर्क प्लेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप दिन भर बैठ के काम करते हो, आजकल के जो सेडेंट्री वर्क प्लेसेस है, तो वर्क प्लेसेस में बीच बीच में मूवमेंट का प्रोविज़न होना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है जिम करने का, बट वॉकिंग, कुछ एक्सरसाइजेस, आजकल लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, उसमें कुछ बीच बीच में रिमाइंडर्स आना चाहिए कि अब आप थोड़ा हाथ पैर हिलाओ, अपनी जगह बैठ के या थोड़ा वॉक कर लो या थोड़ा स्टेयर्स क्लाइंब कर लो। और वर्क प्लेसेस में आप स्टेयरकेज यूज़ करो, अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगा। रेस्टोरेंट्स में फूड शेफ़ वगैरह को ट्रेन करो, हेल्दी फूड कैसे बनाना, हेल्दी फूड कैसे सर्व करना। फिर होम, आपका होम है, आप हमने बताया है, फैमिली रिलेशंस है, क्वालिटी टाइम है। फिर सोशल नेटवर्क, आपके क्लब्स वगैरह, आपके रिलीजियस ग्रुप्स, आपके एग्नोस्टिक ग्रुप्स, अगर कोई लोग रिलीजियस नहीं है तो बुक लवर्स होते हैं, कुछ म्यूज़िक लवर्स होते हैं, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस दोनों है, ज़रूरी नहीं है हर कोई रिलीजियस नहीं होता है। तो कोई भी ग्रुप जिसमें कि सोशल कोहिजन है। फिर पर्पस होना चाहिए, इकिगाई, कोई चीज़ के लिए आप वॉलेंटियर करो, किसी बच्चे को पढ़ाओ या सोशल मूवमेंट करो या सोशल अवेयरनेस क्रिएट करो या कुछ भी करो, गार्डनिंग करो, कचरा कलेक्ट करो, सफाई अभियान करो, बिगर कॉज, तो आपका अपने आप हेल्थ इम्प्रूव हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इनके, और ये हमने जैसे, हम ये सब यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम ऐसे
मैसेजेस इकट्ठा करते हैं और हम किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेते, कोई फूड इंडस्ट्री का नहीं लेते, कोई ड्रग इंडस्ट्री का नहीं लेते, हम पब्लिक सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। तो धन्यवाद। आपका कुछ फीडबैक हो तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ हम एंड में बता दें कि हम हॉस्पिटल और साइंस के अगेंस्ट नहीं है, मेडिकल रिसर्च के अगेंस्ट नहीं है, पर आजकल वो मार्केटिंग हो गया है, नॉट फॉर हेल्थ बट फॉर प्रॉफिट। मेडिकल रिसर्च और हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स अच्छे होने चाहिए, और वो एक प्रकार से सर्कस का नेट जैसा है। सर्कस ऊपर होता रहता है, जिम्नास्टिक ऊपर होता रहता है सर्कस में। बाई चांस कोई गिर गया तो वो बचाव रहता है। तो हमारा जो मेडिकल बैकअप है, जो डॉक्टर्स है, हॉस्पिटल्स है, वो हमारा नेट जैसे है। अब ऐसे एक बार गिर के उठ के जाना है, ये नहीं फिर नेट में गिरे तो ज़िंदगी भर आप दवाई के भरोसे ही रहेंगे या इसके भरोसे रहेंगे, उसमें आपका हेल्थ ऊपर नहीं जाएगा, वो आप डिपेंडेंसी हो जाता है उसमें। एक साइकोलॉजिकल एक माइंड ऐसा हो जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि कैंसर का मरीज वहाँ ब्लू जोन में जाके कैंसर भूल गया, अपना मरना भूल गया। ये हालांकि वो एक एग्जाम्पल है, बट हम लोग आजकल क्या हो रहा है, छोटे छोटे बीमारी के लिए न्यूरोसिस हो जा रहे हैं। डॉक्टर्स मेडिसिन में काफ़ी इन्वेस्ट तो हो ही रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनको फिर रिटर्न भी चाहिए होता, तो वो फिर उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो उसी इसमें रहते हैं। वो नेट बनाते हैं तो नेट वाला चाहेगा कि नेट का इस्तेमाल हो, पर आप नेट से निकल जाए, जाल में ना फंसे। जब ज़रूरत हो डेफिनेटली, जब डेफिनेटली ज़रूरत हो, पर आप अपना अगर हाथ में अगर आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे तो नेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे एक अच्छा सर्कस का कलाकार होता है, वो कभी नेट में गिरता ही नहीं है, कभी कभार गिरा तो वो तो हो सकता है हाथ से। तो ये हमको आखिरी शब्द ये कहने थे कि हम यूएचए जो है साइंस को पूरा बढ़ावा जाता है, पर एक संतुलन होना चाहिए। अभी असंतुलन दूसरी तरफ हो रहा है, नेट में गिरने का असंतुलन हो रहा है। तो आज हमको इतना ही कहना था। धन्यवाद। धन्यवाद। सो आज हम यहीं रुकते हैं। आप लोग का कुछ फीडबैक होगा तो बताइएगा, फिर उसके ऊपर बात करेंगे नेक्स्ट।